हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इजी स्टडी विद अर्जुन। जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, जिसमें 4 सेशन मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके जरूर देख ले। और शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर ले, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ईयर ड्रम देश का एक हिस्सा है। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि ईयर ड्रम किसका एक पार्ट है, किसका एक हिस्सा है, किसका एक अंग है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं: ध्वनि उत्पादन अंग, कंकाल प्रणाली, स्वर्ण अंग यानी सुनने से संबंधित कोई अंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। हमारा क्वेश्चन है कि ईयर ड्रम देश का एक हिस्सा है। यानी ये पूछ रहा है कि ईयर ड्रम किसका एक अंग है, किसका एक पार्ट है। देखो, ईयर ड्रम आपके इंग्लिश वर्ड है। अगर आपको हिंदी बताऊं तो इसका हिंदी अर्थ होता है पर्दा, यानी कान का पर्दा। ईयर ड्रम कान का पर्दा। अगर आपको कान का पर्दा हिंदी में नाम सुनते ही आपके दिमाग दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये तो एक सुनने से संबंधित अंग है, स्वर्ण अंग से संबंधित एक हिस्सा है या पार्ट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, स्वर्ण अंग आपका राइट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग डेज के लिए बना रहता है। यानी आपको ये पूछ रहे हैं कि ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में कितने टाइम तक बना रहता है। कोई भी ध्वनि आई, कोई भी साउंड आया, वो हमारे दिमाग में कितने समय तक रहता है। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग डेज समय तक बना रहता है। यानी आपसे ये पूछ रहे हैं कि ध्वनि है वो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में कितने समय तक रहती है। तो आपको पता है कि ध्वनि है वो एक 1/10 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक हमारे दिमाग में, ये 1/10 सेकंड तक हमारे दिमाग में रहती है। और जब आप ये इस यहाँ से 0 हटाओगे, ऊपर लेके जाओगे, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाता है ये। तो 0.1 अगर यहाँ से ये हटाओगे तो कहने का मतलब है आपके 0.1 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का संवेग हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक बना रहता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे आंखों में, एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे आंखों में किसी चीज का प्रतिबिंब कितने टाइम तक बना रहता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1/15 सेकंड। 1/15 सेकंड। 1/15 सेकंड।
तो याद रखिए, ध्वनि हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड का 10वां भाग तक बनी रहती है, और किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों में 1/15 सेकंड तक बना रहता है। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट, और टाइम तो दिया ही नहीं, पहले उत्तर बता दिया, चलो कोई बात नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग ध्वनि तरंगों को देख सकते हैं, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगों को किस यंत्र से देख सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, फाइब्रस स्कोप या ओसिलोस्कोप। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। हम लोग ध्वनि तरंगों को देख सकते हैं, यानी आपको ये पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगों को हम किस यंत्र से देख सकते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, फाइब्रस स्कोप या ओसिलोस्कोप। तो ये तो आपको लर्न करना होगा कि ओसिलोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ओसिलोस्कोप आपका राइट आंसर है। यानी ओसिलोस्कोप नामक के यंत्र से हम ध्वनि तरंगों को देख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है कि हाथी डेज तक आवृत्तियों को सुन सकते हैं। मतलब आपको ये पूछा गया है कि हाथी कितने रेंज की आवृत्ति को, कितने रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो ऑप्शन दिए हुए 14 से 16 हर्ट्ज, 6 से 8 हर्ट्ज या 7 से 35 हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। आपको पूछा गया कि हाथी कितने फ्रीक्वेंसी को, यानी कितने रेंज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो ऑप्शन दिए हुए 14 से 16 या 6 से 8 या 7 से 35 हर्ट्ज। तो आपको पता है कि हाथी है वो 14 से 16 हर्ट्ज तक सुन सकता है। जी हाँ, हाथी 14 से 16 हर्ट्ज तक के रेंज की आवृत्ति को सुन सकता है, और मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को मनुष्य, मानव सुन सकता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 14 से 16 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी बताया वही आ गया कि मानव कान की श्रवण सीमा डैश है, यानी मानव कान है वो कितने रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से अधिक या इनमें से कोई नहीं। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। मानव कान की श्रवण सीमा है, यानी मानव कान कितने रेंज की फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को सुन सकता है। ऑप्शन दिए हुए 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। जी हाँ, मानव कान है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक
सुन सकता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट, ध्वनि डैश की तरह है, यानी ध्वनि क्या है? ध्वनि कार्य है, ध्वनि ऊर्जा है, या ध्वनि बल है, या इनमें से कोई नहीं। एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। ध्वनि डैश की तरह है, यानी ध्वनि किसकी तरह है? ध्वनि एक क्या है? ऑप्शन दिए में कार्य, ऊर्जा, बल, या कोई नहीं। तो आपको पता है कि ध्वनि यानी साउंड है, वो आपके एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। जी हाँ, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा ही है, एक ऊर्जा की तरह है। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऊर्जा। जी हाँ, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा ही है। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे? आपको इसका टाइप पूछा है, किस प्रकार की है, किस टाइप की है। ऑप्शन दिए हुए अक्षांशीय तरंगे, केवल अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे, या केवल यांत्रिक तरंगे। एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अक्षांशीय तरंगे, केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे, या केवल यांत्रिक तरंगे। तो आपको पता है कि ध्वनि तरंगे वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे है। जी हाँ, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। आप इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक तरंगों के अनुप्रयोग है, यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग कहां पर होता है, कहां किस जगह पर होता है अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग? ऑप्शन दिए हुए समुद्र की गहराई को मापने में, द्रव का कीटाणु शोधन, यानी आपको द्रव में से कीटाणु को हटाने में, या अल्ट्रासोनोग्राफी में, या सभी में। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। अल्ट्रासोनिक तरंगों के अनुप्रयोग है, समुद्र की गहराई को मापना, द्रव का कीटाणु शोधन, अल्ट्रासोनोग्राफी में, या सभी में। तो अल्ट्रासोनोग्राफी तरंगों का उपयोग इन सभी में होता है, समुद्र की गहराई को मापने में, द्रव का कीटाणु शोधन यानी द्रव को कीटाणु मुक्त करने में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, यानी सब में होता है। तो आपका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सभी। जी हाँ, अल्ट्रासोनोग्राफिक तरंगों के अनुप्रयोग में, समुद्र की गहराई को मापने में, द्रव को कीटाणु मुक्त करने में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, सब में होता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्ट्रासोनोग्राफी तरंगों के उपयोग, तो सिग्नल भेजने में, समुद्र की गहराई को मापने में, कपड़े, हवाई जहाज या घड़ियों के मशीनरी भागों की सफाई के लिए, कारखानों के चिमनी से कालिख हटाने में, या द्रव का
कीटाणु शोधन और अल्ट्रासोनोग्राफी में। तो ये आपके अल्ट्रासोनिक तरंगों के उपयोग है। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति कितनी है? आपको साउंड की स्पीड पूछी है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑप्शन दिए हुए 330 मीटर पर सेकंड या 332 मीटर पर सेकंड, 334 मीटर पर सेकंड या 343 मीटर पर सेकंड। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति कितनी है? तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड है। जी हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि ध्वनि की गति पर तापमान का क्या प्रभाव है? यानी तापमान कम या ज्यादा करने पर ध्वनि की गति पर, ध्वनि की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो ऑप्शन दिए हुए कि तापमान में वृद्धि करने पर ध्वनि की गति कम हो जाएगी, या तापमान में वृद्धि करने पर ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, या तापमान में कमी के साथ ध्वनि की गति कम हो जाएगी, या तापमान में कमी के साथ ध्वनि की गति कम हो जाएगी। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। ध्वनि की गति पर तापमान का क्या प्रभाव है? यानी ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब तापमान को कम या ज्यादा किया जाए? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि माध्यम के तापमान में यानी मीडियम की तापमान में, टेम्परेचर में वृद्धि के साथ में ध्वनि की गति कम हो जाएगी, या तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति अधिक हो जाएगी, या तापमान में कमी के साथ ध्वनि की गति कम हो जाएगी, या तापमान में कमी के साथ ध्वनि की गति अधिक हो जाएगी। ये दोनों ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन दोनों सेम हो गया ना। एक ऑप्शन इसमें अधिक कर लो। ये यहाँ पर अधिक हो, एक अधिक कर लो ना। तो ध्वनि की गति पर तापमान का क्या प्रभाव है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति अधिक हो जाएगी। जी हाँ, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि हवा में ध्वनि की गति 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जी हाँ, अगर तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो ध्वनि की गति वो 0.61 प्रति सेकंड बढ़ जाती है। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि उस ध्वनि की विशेषता का नाम बताइए जो तेज ध्वनि को गंभीर या नीरस ध्वनि से अलग करती है। यानी एक तेज ध्वनि होती है, एक नीरस जिसमें ना रस हो,
रस ना हो, आपको इंटरेस्ट ना हो, गंभीर ध्वनि से अलग करती है, कौन सी वो क्वालिटी है, कौन सी वो विशेषता है? ऑप्शन दिए में तीव्रता, प्रतिध्वनि, पिच या अनुनाद। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। उस ध्वनि की विशेषता का नाम बताइए जो तेज ध्वनि को गंभीर या नीरस ध्वनि से अलग करती है। तो ऑप्शन दिए में तीव्रता, प्रतिध्वनि, पिच या अनुनाद। तो आपको पता है कि गंभीर या नीरस ध्वनि से जो अलग करती है वो आपकी पिच होते है। जी हाँ, वो आपके ध्वनि की क्वालिटी या ध्वनि की विशेषता का नाम पिच है, जो एक तेज ध्वनि को गंभीर या नीरस ध्वनि से अलग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जी हाँ, पिच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ कि आवृत्ति पर निर्भर करता है ना? जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतना ज्यादा उस ध्वनि का पिच होगा, ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण रात में दिन की तुलना में लंबी दूरी पर ध्वनि सुनाई देती है? यानी ये आपको पूछ रहे कि रात में ध्वनि है वो ज्यादा दूर तक सुनाई देती है दिन की तुलना में, क्या कारण है? प्रावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि का व्यतिकरण या ध्वनि का विचलन। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। किस घटना के कारण रात में दिन की तुलना में लंबी दूरी पर ध्वनि सुनाई देती है? ऑप्शन दिए हुए परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि का व्यतिकरण या ध्वनि का विचलन। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का अपवर्तन। जी हाँ, अपवर्तन के कारण ही रात में ध्वनि वो ज्यादा दूरी तक सुनाई देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की तुलना में रातों में या रात में अधिक दूरी पर सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समुद्र में एक मोटर बोट ध्वनि की तुलना में तेजी से यात्रा करता है तो जल की सतह पर आघात तरंगे उत्पन्न होती है, इन तरंगों को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार है कि जब समुद्र में एक मोटर बोट ध्वनि की तुलना में तेजी से यात्रा करता है तो जल की सतह पर आघात तरंगे उत्पन्न होती है, और इन तरंगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए में आघात तरंगे, डॉपलर तरंगे, अपवर्तित तरंगे या धनुष तरंगे। एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। जब समुद्र में एक मोटर बोट ध्वनि की तुलना में तेजी से यात्रा करता है तो जल की सतह पर आघात तरंगे उत्पन्न होती है, इन तरंगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए में आघात तरंगे, डॉपलर तरंगे, अपवर्तित तरंगे या धनुष तरंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धनुष तरंगे। जी हाँ, इनको धनुष तरंगे ही कहते हैं। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबलता की एसआई मात्रक है, यानी प्रबलता की यूनिट क्या है ध्वनि की प्रबलता की? तो ऑप्शन दिए हुए बेल, फोन, डेसिबल या उपरोक्त सभी। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। प्रबलता की एसआई यूनिट है, यानी प्रबलता को किस में मापते हैं, यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, इकाई क्या है। ऑप्शन दिए हुए बेल, फोन, डेसिबल या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि ध्वनि की प्रबलता को बेल में भी नाप सकते हो, फोन में भी नाप सकते हो या डेसिबल में नाप सकते हो। तो राइट आंसर आपके उपरोक्त सभी। जी हाँ, ये तीनों ही बेल, फोन और डेसिबल तीनों ही ध्वनि की प्रबलता के यूनिट है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी आवाज में न्यूनतम आवृत्ति होगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है इनमें, न्यूनतम आवृत्ति किसकी है। छोटी बच्ची, छोटा बच्चा, आदमी या महिला। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया कि निम्नलिखित में से किसकी आवाज में न्यूनतम आवृत्ति होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। ऑप्शन दिए हुए छोटी बच्ची, छोटा बच्चा, आदमी या महिला। तो आपको पता है कि जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ध्वनि तीखी होगी, उसकी ध्वनि उतनी ज्यादा तीखी होगी। तो और जितनी न्यूनतम आवृत्ति होगी उतनी ध्वनि है वो मोटी होगी। उनमें से ध्वनि मोटी किसकी हो सकती है ना। तो इनमें छोटी बच्ची और बच्चा, ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। महिला की तो आदमी से तुलना में तो ज्यादा तीखी होती है ध्वनि, तो ये भी होगा नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए नहीं। और आदमी और महिला में देखें तो महिला की अधिक ही है आवृत्ति। तो से ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आदमी। जी हाँ, इनमें से न्यूनतम आवृत्ति है वो आपके आदमी की होगी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरों की गहराई को यानी समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनिक तरंगों का उपयोग करने वाला यंत्र कौन है। इन यंत्र का नाम बताना है जिससे समुद्र की गहराई को मापते हैं। ऑप्शन दिए हुए रडार, सोनार, अल्टीमीटर या वेंचुरी मीटर। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। सागरों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाला यंत्र है। इन सागर की गहराई को किस यंत्र से मापते हैं। ऑप्शन दिए हुए रडार, सोनार, अल्टीमीटर या वेंचुरीमीटर। तो आपको पता है कि सागर की गहराई को सोनार नामक यंत्र से मापते हैं। जी हाँ, सागर की गहराई को सोनार से मापते हैं जिसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र की आवाज को उसके डैश द्वारा पहचाना जाता है। यानी आपको ये पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज कुछ अलग होती है, वो किस कारण से, किस क्वालिटी के कारण वो अलग होती है। आप किसी मित्र की आवाज को पहचान रहे हो, वो किस विशेषता के आधार पर पहचान रहे हो। ऑप्शन दिए हुए पिच, वेग, तीव्रता या गुणता। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया।
मित्र की आवाज को उसके टेस्ट द्वारा पहचाना जाता है। यानी मित्र की आवाज को आप किसी फ्रेंड की आवाज को, उसकी वॉल्यूम को, उसकी साउंड को आप कैसे पहचानते हो कि भाई ये अब उसकी आवाज है, ये उसकी आवाज है। यानी हर व्यक्ति की आवाज अलग अलग होती है, वो किस क्वालिटी के कारण, किस विशेषता के कारण। ऑप्शन दिए हुए हैं, पिच, वेग, तीव्रता या गुणता। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है, गुणता। ये आपके ध्वनि की एक विशेषता है जो कि हर मनुष्य में लगभग अलग ही होती है। तो मित्र की आवाज को आप एक उसकी गुणता के आधार पर पहचान सकते हो। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट, कमरे के तापमान पर जल में ध्वनि का वेग क्या है? कमरे के तापमान पर जल में ध्वनि का वेग क्या है? 1500 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 1500 किलोमीटर पर सेकंड या 343 किलोमीटर पर सेकंड। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। कमरे के तापमान पर जल में ध्वनि का वेग क्या है? कमरे के तापमान पर कम, ये आपके कमरे का तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो कमरे के तापमान पर जल में ध्वनि का वेग पूछा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ऑप्शन दिए हुए 1500 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 1500 किलोमीटर पर सेकंड या 343 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपको पता है कि कमरे के तापमान पर जल में ध्वनि का वेग वो आपके 1500 मीटर पर सेकंड होता है। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 1500 मीटर पर सेकंड। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ध्वनि तरंग पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तो वायु के कण किस दिशा में गतिशील होते हैं? जब एक ध्वनि तरंग पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तो वायु के कण किस दिशा में गतिशील होते हैं? ऑप्शन दिए हुए ऊपर और नीचे, उत्तर दक्षिण में या पूर्व पश्चिम में या उपरोक्त सभी। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। जब एक ध्वनि तरंग पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तो वायु के कण किस दिशा में गतिशील होते हैं? ऊपर और नीचे, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि ध्वनि अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तो वायु के कण एक बार पूर्व में, एक बार पश्चिम में, यानी पूर्व और पश्चिम दिशा में वायु के कण वो गतिशील होंगे। इसलिए आपके थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, पूर्व पश्चिम। जी हाँ, जब ध्वनि आपके पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तो वायु के कण पूर्व पश्चिम में ही गतिशील होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा की वे इकाई जिस पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। ध्वनि की पिच, मात्रा की वे इकाई जिस पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है, यानी आपको पूछ रहे हैं कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है और उसकी यूनिट क्या है। तो आपको एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया।
की मात्रा की वह इकाई जिस पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। यानी ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है और उसका मात्रक क्या, यह आपको पूछा गया है। तो आपको पता है कि ध्वनि की पिच आपके आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और उसका मात्रक क्या, हर्ट्ज। हर्ट्ज उसका मात्रक है, यूनिट है, इकाई है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपका हर्ट्ज फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा की वे इकाई जिस पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है और उसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, हर्ट्ज, मीटर, मीटर पर सेकंड या सेकंड। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। मात्रा की वे इकाई जिस पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। यानी ध्वनि की प्रबलता किस फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करती है, उसकी यूनिट क्या है, उसका मात्रक क्या है, उसकी इकाई क्या है। तो आपको पता है कि यहाँ पर राइट आंसर मीटर। जी हाँ, मात्रा की वे इकाई जिस पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, उसका राइट आंसर आपके मीटर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट, उच्च आवर्ती ध्वनि की पिच है। यानी आपको पूछा है कि अगर आवृत्ति उच्च है तो ध्वनि की पिच कैसी होगी। यानी उच्च आवृत्ति है, ध्वनि की पिच उच्च होगी, कम होगी, शून्य होगी या इनमें से कोई नहीं है। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। उच्च आवृत्ति ध्वनि की पिच है। यानी अगर आवृत्ति उच्च है, ज्यादा है, तो ध्वनि की पिच कैसी होगी, उच्च होगी, कम होगी, शून्य होगी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा उस ध्वनि का पिच होने वाला है। तो आवृत्ति अगर उच्च है तो ध्वनि का पिच भी उच्च होने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च। जी हाँ, अगर आपके उच्च आवृत्ति है तो ध्वनि का पिच भी उच्च ही होगा, ज्यादा ही होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट, मच्छर की ध्वनि की पिच है। इन मच्छर की ध्वनि की पिच है, ऑप्शन दिए हुए उच्च, कम, शून्य या कोई नहीं। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। मच्छर की ध्वनि की पिच है उच्च, कम, शून्य या कोई नहीं। तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा ध्वनि का पिच होगा। और आपको पता है कि मच्छर की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है और इसलिए उसका ध्वनि का पिच भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मच्छर की ध्वनि की पिच है वो बहुत ज्यादा उच्च। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर सेशन बढ़िया लगा है, शानदार लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ जहां हो सके वहां शेयर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो
प्लीज जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले आ सके। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये आप मोटिवेशन लाइन है हमारी तरफ से, आप पढ़ते रहिए और कुछ ऐसा करके दिखाना है कि दुनिया है वो आपकी तरह करना चाहिए। जी हाँ,